हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। वेलकम टू द नूर निखिल चैनल और मैं हूँ पूजा मिश्रा। आज की जो हमारी क्लास है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है बिकॉज आज की जो क्लास है ये हमारी ऑडिटिंग की आखिरी क्लास यानी कि लेक्चर नंबर 5 होने वाली है। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था आपको कि ऑडिटिंग की जो हमारी पूरी जो सिलेबस है वो हमारी 5 क्लासेस में ओवर हो जाएगी। तो आज हमारी ये लास्ट क्लास है। मैंने कोशिश करी है कि एवरी बिट्स छोटे से छोटे मिसलेनियस टॉपिक को भी मैंने इसमें डालने की कोशिश की है, ठीक है, ताकि सब कुछ कवर हो जाए। अगर कुछ छूट भी जाता है तो डोंट वरी अबाउट दैट बिकॉज वो जो है हमारी MCQ के जरिए कवर हो जाएगा। जो मैं 100 MCQ की जो लाने वाली हूँ हर एक सब्जेक्ट की, उसके जरिए कवर हो जाएगा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ ही कवर कर दिया है। तो चलो हम लोग अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमारी ये लेक्चर नंबर 5 होने वाली है एंड ये सभी हमारे मेंबर्स हैं जिन्होंने हमारे चैनल को ज्वाइन किया हुआ है। बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि चैनल को जो है वो ज्वाइन कैसे करना है। तो आपको सिंपली वहाँ पे अब जब ज्वाइन बटन पे क्लिक करोगे तो आपको खुद ही वो डायरेक्ट हो जाएगा वहाँ पे कि कैसे करना है, ठीक है। इनको फ़ायदा ये होगा कि इनको हमारी सारी जो क्लासेस जो भी अपलोड होती है उनकी जो एक्सेस है इनको जो है सबसे पहले मिलती है। एंड अभी जो है इंश्योरेंस की भी सारी क्लासेस डलने वाली है बैक टू बैक, तो इन सभी को जो है मेंबर्स के लिए वो पहले ओपन की जाएगी। तो आप सभी को मैं इनकरेज करती हूँ कि हमारे चैनल को ज्वाइन करो ताकि आपको सारी क्लासेस की एक्सेस जल्दी मिले, ठीक है। एंड जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो अभी तुरंत, ऐसे ही सारे कंटेंट के लिए। तो देखो आज की जो हमारी टॉपिक रहने वाली है ऑडिटिंग की वो ये रहने वाली है कि हम लोग आज देखने वाले आज की क्लास में ऑडिट एविडेंस क्या होता है, ठीक है, ऑडिट प्लानिंग क्या होती है, ऑडिट रिस्क क्या है, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, इसलिए क्योंकि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर जो है हम लोग अपनी लास्ट क्लास में देख चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे है डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर एंड रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स, ऑडिटर को किस सिनेरियो में रिमूव किया जा सकता है, एंड कारो रिपोर्ट 2020, ठीक है। तो मैंने कोशिश करी है कि हर कुछ कवर हो जाए इसमें। कुछ अगर इक्का दुक्का छूट जाएगा तो वो आपके MCQ के जरिए कवर हो जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो आप मुझे ज़रूर बताना क्लास के बाद एंड में कि आपको ये क्लास कैसी लगी। देखो आज जो हमारी क्लास ये टॉपिक स्टार्ट हो रही है दैट इज़ ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस की अगर हम देखें तो ये होता क्या है, क्योंकि देखो आपके लिए तो ये टर्म बिल्कुल एकदम एलियन है ना कि ऑडिट एविडेंस है क्या। तो देखो यहाँ पे समझ में आएगा, इसी के कारण मैंने यहाँ पे डेफिनेशन डाला हुआ है ताकि एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको इजीली समझ पाओ कि ऑडिट एविडेंस क्या है। ऑडिट एविडेंस रेफर्स टू इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय एन ऑडिटर टू ड्रॉ कंक्लूजन ऑन विच द ऑडिट ओपिनियन इज बेस्ड। मैंने आपको पहले भी अपने क्लासेस में बताया हुआ है कि ऑडिटर जो है, ऑडिटर क्या करता है, हर कुछ एग्जामिन करने के बाद सारे रिकॉर्ड्स को, सारे अकाउंट्स को चेक करने के बाद लास्ट में अपना एक ओपिनियन देता है ऑडिटर, ठीक है। अपना ओपिनियन किसके जरिए देता है, वो ऑडिट रिपोर्ट के जरिए देता है। और हम लोग ये सब कुछ अपनी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, जितने भी हमारी जो 4 क्लासेस आ चुकी है। जिन्होंने भी अब तक ये क्लास हमारी नहीं देखी है, डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल में हर सब्जेक्ट की जो अभी तक हम लोग लेकर के आए हैं। और एक जो है वो कॉमन प्लेलिस्ट है जिसमें आप लोग हमेशा कंफ्यूज करते हो, जिसमें सारी वीडियो उसमें डली है और बाकी सब्जेक्ट वाइज जो है वो अलग अलग डली हुई है, ठीक है। तो ऑडिटिंग में जाकर के आप चारों लेक्चर देखो तभी आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि आपको टर्मिनोलॉजी ही समझ में नहीं आएगी बेसिक अगर आप वो सब क्लास को नहीं देखे हो तो ऑडिट एविडेंस जो है रेफर्स टू इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड बाय एन ऑडिटर, यानी कि ऑडिटर जब ऑडिट परफॉर्म करता है तो वो बहुत सारी एविडेंसेस को जुगाड़ता है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। किससे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, बैंक स्टेटमेंट से, क्रेडिटर से, डेटर से, सब कुछ इन्फॉर्मेशन जो भी वो कलेक्ट करता है, ठीक है, मिसलेनियस पार्टी से, उसको जो है जिसके आधार पे वो अपना ऑडिट ओपिनियन देने वाला है उसको कहते हैं ऑडिट एविडेंस। एविडेंस का मतलब क्या होता है, सबूत, यानी कि ऑडिट के लिए, ऑडिट ओपिनियन देने के लिए जो सबूत इकट्ठा कर रहा है। सबूत क्या होते हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर रहा है उसी को कहते हैं ऑडिट एविडेंस, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी चीज़। It includes all the information used by the auditor to determine whether the financial statement gives a true and fair view। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्रू एंड फेयर व्यू जो है ये एक ऑडिट टर्मिनोलॉजी है। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब होता है कि बिल्कुल सही है रिपोर्ट, यानी कि कंपनी कुछ गड़बड़ नहीं कर रही है, बिल्कुल सही कर रही है, इसको कहते हैं हम लोग ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है। तो इट हेल्प्स द ऑडिटर टू वेरीफाई द एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड वैलिडिटी ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है। अब देखो आपको जैसे कि अकाउंटिंग जो हमारी क्लासेस चल रही है तो अकाउंट्स के जैसे कि स्टैंडर्ड होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वैसे ही ऑडिट के भी स्टैंडर्ड होते हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड क्या होते हैं, देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं कि हर चीज़ से रिलेटेड एक प्रॉपर स्टैंडर्ड तय है कि इसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें होंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अकाउंटिंग में है कि रेवेन्यू अगर मान लो कि रिकग्नाइज करना है, रेवेन्यू अगर रिकॉर्ड करना है तो उसको रिकॉर्ड करने के क्या तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ऐसा होता है कि अगर हमने सेल जो है, सेल अगर कंपनी ने किया है मार्च
मार्च में, मतलब मार्च तो आपको पता है कि कंपनी की जो साल खत्म होती है, ईयर एंड, वो फिनेंशियल ईयर होती है, मार्च में एंड होती है, ठीक है। तो मार्च में मान लो कि अगर कंपनी ने सेल किया है और उसकी जो पैसे उसके आ रहे हैं, ठीक है, जो उसके पैसे आ रहे हैं वो मुझे मिलेंगे मई में, यानी कि अगला साल हो गया वो। तो रेवेन्यू हम लोग कब रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक्स में, मार्च में करेंगे कि मई में करेंगे? तो उसकी जो प्रिंसिपल है, जो रेवेन्यू रिकग्निशन का जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है अकाउंटिंग में, वो हमें ये कहता है कि जब आपको राइट टू रिसीव कैश अगर हो जाए, यानी कि जब आपने सेल किया है तभी आपका राइट जनरेट हो गया कैश रिसीव करने का, तभी आप उसको रिकॉर्ड करोगे। उसी तरह से यहाँ पे सेम ऑडिटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, जहाँ पे ऑडिट आपको किसी भी पर्टिकुलर को चीज़ को लेके कैसे परफॉर्म करना है, कितने दिन तक आपको डॉक्यूमेंट मेंटेन रखना है, हर चीज़ को लेकर के यहाँ पे एक प्रॉपर स्टैंडर्ड है। हर चीज़, जैसे कि ऑडिट एविडेंस को भी लेके एक प्रॉपर स्टैंडर्ड है कि आपको कैसे एविडेंस कलेक्ट करने हैं, कैसे रखने हैं, क्या क्या चीज़ें कर सकते हो आप, तो उसको लेकर के एक स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड क्यों होता है? मान लो कि बहुत सारे ऑडिटर है, बहुत सारी ऑडिट फॉर्म्स होती है, कुछ मान लो कि कोई कुछ रूल फॉलो कर रहा है, कोई कुछ रूल फॉलो कर रहा है, तो एक यूनानिमस चीज़ें नहीं हो रही है ना, एक जैसी नहीं हो रही है। एक जैसी करने के लिए ही तो स्टैंडर्ड आते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। अब देखो, अकॉर्डिंग टू SA 500, ऐसे का मतलब होता है स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, उल्टा है ये, ठीक है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ना होकर के स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, क्योंकि AS हम लोग कहते हैं उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, इसीलिए यहाँ पे उल्टा कर दिया गया है SA, ठीक है। SA 500 का मतलब होता है कि ये जो 500 नंबर है ना, ये ऑडिट एविडेंस को लेकर के स्टैंडर्ड है, यानी कि ऑडिट एविडेंस को लेकर के वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी हैं वो सारे उसमें प्रोवाइड की हुई है। तो मान लो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऐसे, क्योंकि ये बहुत फेमस है कि ऑडिट एविडेंस का कौन सा SA जो है वो रेगुलेट करता है, तो आप लिखोगे SA 500, ठीक है, समझ में आ गया। फिर भी अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आई तो प्लीज़ कॉमेंट करो, आप देखते हो कि मैं मोस्टली कॉमेंट का रिप्लाई देती हूँ, ठीक है, तो मैं वहाँ पर आपको समझा दूँगी, नहीं तो अगली क्लास में बता दूँगी। तो SA के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है वो हम लोग देखते हैं। ऑडिट एविडेंस इज द इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर इन अराइविंग द कंक्लूजन ऑन विच द ऑडिटर्स ओपिनियन इज बेस्ड, ठीक है, जिसपे ऑडिटर का जो ओपिनियन है वो बेस्ड होता है, और जो भी इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करता है अपना वो कंक्लूजन बनाने के लिए, उसको कहते हैं हम लोग ऑडिट एविडेंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टाइप, जिसको भी अगर नहीं दिख रही होगी स्क्रीन ना, आप इसको मोबाइल को देखो एक बार हॉरिजॉन्टल कर लो, वहाँ से दिख जाएगी, नहीं तो लैपटॉप से तो आपको समझ में आ जाएगी, थोड़े से जूम कर लो वहाँ पे, क्योंकि ये बहुत बड़ा टेबल है ना, तो इसको कैसे एडजस्ट करूँ मैं। तो देखो यहाँ पे फिजिकल एविडेंस टाइप, यहाँ पे देखो कितने तरह के ऑडिट एविडेंस हो सकते हैं। सबसे पहला टाइप है हमारा कि फिजिकल एविडेंस हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री हो सकता है, ओरल हो सकता है, एनालिटिकल हो सकता है, सर्कमस्टांशियल हो सकता है। फिजिकल एविडेंस किसको कहते हैं? फिजिकल एविडेंस यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन के जरिए जो एविडेंस मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। जब भी किसी कंपनी की ऑडिट जब करता है ऑडिटर, मान लो कि वो कोई केक बनाने वाली कंपनी जो है वहाँ पे जाता है वो ऑडिट करने के लिए, तो वहाँ के स्टॉक में वो जाता है कि स्टॉक कैसे रखी हुई है, केक बना के कैसे रखी हुई है, वहाँ पे कैसे काम होता है, स्टॉकिंग कैसे होती है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि जो बिक रहे हैं, जो आज आपको दिख रहा है कि बन रहे हैं और तुरंत बिक जा रहे हैं, कुछ बच भी तो रहे हैं, जो स्टॉकिंग भी तो हो रही है। तो वहाँ पर जब वेरिफिकेशन करने जाना पड़ेगा, तो उसी को कहते हैं, जब वहाँ पे फिजिकली ऑडिटर जाता है, वहाँ पे सारी चीज़ों को देखता है, तो जो इन्फॉर्मेशन हासिल करता है उसको कहते हैं फिजिकल एविडेंस, ठीक है। दूसरा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है जो कि रिटन में, मान लो वो क्या करता है कि कंपनी ने ये दिखा रखा है कि डेटर की जो वैल्यू है, डेटर आपको पता है क्या होता है? अगर नहीं पता है तो ये मेरी गलती नहीं है, आपकी गलती है, क्योंकि आपने अभी तक अकाउंट्स की क्लास नहीं देखी। अकाउंट्स की जगह क्लास देखो, आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो डेटर जो, मान लो कि ऑडिटर क्या करता है कि डेटर कंपनी ने दिखा रखा है कि हमारा 10,000 सपोज 10,000 रुपये का हमारा डेटर खड़ा है, ठीक है। अब ऑडिटर को कैसे पता चलेगा कि भाई ये सही लिखा है? तो वो क्या करेगा, डेटर से जो है रिटन में एविडेंस वो मांगेगा, ठीक है, कि आप कंपनी ने यहाँ पे फलाना कंपनी जो है इतना डेटर की वैल्यू दिखा रही है, तो हम जो है ऑडिटर साइड से हैं, इंडिपेंडेंट पार्टी, आप प्लीज़ हमें कंफर्म करो कि आपके बुक्स में बिना बताए कि यहाँ पे नहीं बताएगा ऑडिटर कि यहाँ कितने दिखा रखे हैं, आप बताओ कि कितने आपके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे डेटर आपके अकॉर्डिंग कितना है। तो मान लो कि उसने भी कंफर्म कर दिया कि हाँ भाई 10,000 ही है, तो जा करके देखो रिटर्न में उसने मांगा, तो एक कहते हैं ना कि एक कंक्लूजन हमारा स्ट्रॉन्ग होता है ना कि नहीं भाई कंपनी जो दिखा रही है वो बिल्कुल सही डेटा दिखा रही है। थर्ड हमारा देखो यहाँ पे क्या है, ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस क्या होता है? जहाँ पे पूछ करके चीज़ें पता करी जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे डिस्कशन करते हैं वहाँ के जो मैनेजर्स होते हैं, जो अकाउंटिंग मैनेजर होते हैं, उसको कहते हैं ओरल एविडेंस। एनालिटिकल एविडेंस होते हैं जो कि समझ के एनालिसिस करके निकालते हैं चीज़ें। एंड सर्कमस्टांशियल होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि इनडायरेक्ट एविडेंस दैट सपोर्ट अ कंक्लूजन। फॉर एग्जांपल जैसे कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, मान लो कि हम देख रहे हैं कि भाई इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो कंपनी का ये तो बहुत तगड़ा है,
यानी कि हर चीज़ के लिए जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं ये बहुत ही पुख्ता है, तो यानी कि वो जो इन्फॉर्मेशन दे रही है कंपनी वो भी सही होगा, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल इतना बढ़िया है। ठीक है, अब देखो क्या तरीका है, ऐसा क्या तरीका है जिसके जरिए ऑडिट एविडेंस जो है वो ऑडिटर निकालता है। तो वो क्या क्या जरिया है मैंने आपको ऑलमोस्ट बता ही दिया है। इंस्पेक्शन के जरिए निकाल सकता है, फॉर एग्जांपल जैसे रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करके, ऑब्जर्वेशन करके यानी कि चीज़ों को देख करके, समझ करके, इंक्वायरी करके यानी कि पूछ करके, कन्फर्मेशन करके, फॉर एग्जांपल जैसे बैंक से कन्फर्मेशन ले सकता है, डेटर से ले सकता है, क्रेडिटर से ले सकता है कि क्या बैलेंस दिख रहा है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, रीकैलकुलेशन करके, रीपरफॉर्मेंस करके और एनालिटिकल प्रोसीजर लगा के, इन सब जरिए जो है मतलब इन सब मेथड्स के जरिए ऑडिटर जो है वो ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करता है। इंपॉर्टेंस क्या है, ऑडिट एविडेंस का क्या इंपॉर्टेंस है। सो सबसे पहले अगर देखेंगे हम एविडेंस में तो ये प्रूव दैट कि ऑडिट वाज प्रॉपरली कंडक्टेड, कि ऑडिट सही से हो रही है कि नहीं हो रही है, ये दिखाता है हमें। रेफरेंस, ये ऑडिट एविडेंस ऑब्वियसली जो हम आज कलेक्ट कर रहे हैं ये हमारे फ्यूचर जो ऑडिटर आएंगे, यानी कि अगले साल अगर मान लो कि हम ही ऑडिटर रहने वाले तब तो मेरे लिए बहुत काम आएगा, हमें डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं करना पड़ेगा। और अगर मान लो कि कोई फ्यूचर ऑडिट कोई दूसरे ऑडिटर के पास आ रहा है तब भी उसके लिए ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल होंगी। सुपरविजन में, लीगल प्रोटेक्शन में, क्योंकि ऑडिट एविडेंसेस जो है ये लीगली आप यूज कर सकते हो। मान लो कि अगर कंपनी में फ्रॉड हुआ है, ठीक है, फ्रॉड हुआ है और ऑडिटर अगर फंस रहा है उसमें, तो ऑडिटर जो है वो अपने उसी एविडेंसेस को दिखा सकता है कोर्ट में कि भाई हमने अपने पूरी जांच पड़ताल की थी, उसके बाद भी ये चीज़ें जो है वो पता नहीं किया जा सकता था इस चीज़ को। ठीक है, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए ये चीज़ें जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। एग्जाम्पल ऑफ ऑडिट एविडेंस क्या होता है। अब आपको लगेगा ऑडिट एविडेंसेस है क्या, मुझे कुछ एग्जाम्पल बताओ। फॉर एग्जाम्पल बैंक स्टेटमेंट हो गए या फिर कन्फर्मेशन हो गए जो हम बैंक से लेते हैं, ये हमारा एक सबूत हो गया। सप्लायर इन्वॉइसेस यानी कि जिसको कंपनी सप्लाई कर रही है अपना माल वगैरह, उससे इन्वॉइसेस जो लेती है आप उसके जरिए क्रॉस चेक कर सकते हो। स्टॉक वेरिफिकेशन रिपोर्ट यानी कि मैंने आपको जो बताया, आप फिजिकली चेक करने के लिए जाते हो स्टॉक को, ठीक है, तो उसके रिपोर्ट्स ले सकते हो आप। मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग यानी कि जितनी भी कंपनी में जो बोर्ड मीटिंग हो रही है, मिनट्स का मतलब होता है कंक्लूजन, उस बोर्ड मीटिंग में क्या कंक्लूड हुई उसको कहते हैं हम लोग मिनट्स। ठीक है, ऑडिटिंग लैंग्वेज है, ये सब लॉ लैंग्वेज है एक्चुअली। पेरोल रिकॉर्ड्स यानी कि कंपनी किसको कितना सैलरी दे रही है, कितना जो है वहाँ पे वेजेस सबको मिल रहा है वर्कर्स को, उसके रिकॉर्ड्स। टैक्स रिटर्न, ठीक है, कंपनी जो टैक्स जो है वो फाइल करती है टैक्स रिटर्न, तो उसके जो रिकॉर्ड्स हैं वो सब। अब देखो कुछ हम लोग एमसीक्यू देख लेते हैं चलते चलते, ताकि टू ब्रेक द जस्ट द मोनोटनी, ताकि एक जो थ्योरी हम लोग लगातार पढ़ते रहते हैं तो हमारा एक माइंड जो है वो सो जाता है, माइंड बिल्कुल बॉक डाउन हो जाता है। तो बीच में एक रिफ्रेशमेंट के लिए मैंने यहाँ पे डाला है ताकि चेक करने के लिए आपको क्या चीज़ें समझ में आ रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑडिट एविडेंस, तो बताओ कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो ऑडिट एविडेंस जिसको कि नहीं कहा जा सकता है। सबसे पहले हमारा है फिजिकल एविडेंस, दूसरा है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तीसरा है इमेजिनेटिव एविडेंस, एंड चौथा जो है हमारा क्या है, ओरल एविडेंस। तो आपको मैंने सब कुछ बताया हुआ है, मैंने आपको क्या नहीं बताया है, तो इमेजिनेटिव एविडेंस मैंने आपको नहीं बताया है, तो दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑडिट एविडेंस। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं द मोस्ट रिलायबल फॉर्म ऑफ ऑडिट एविडेंस क्या हो सकता है। सबसे पहला इंटरनल, दूसरा है ओरल, थर्ड है एक्सटर्नल एंड चौथा है मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन। तो बताओ कि सबसे बढ़िया किस पे रिलाई किया जा सकता है, ये आप खुद दिमाग लगा के एक बार सोचो, फिर मैं आपको बताती हूँ। आप 5 सेकेंड का टाइम लो और सोचो एक बार। देखो सबसे पहले इंटरनल एविडेंस का मतलब क्या होता है। इंटरनल एविडेंस का मतलब होता है जो कि कंपनी के अंदर ही हम चीज़ों को कंफर्म करते हैं, पता करते हैं। जैसे कि मान लो मैनेजर से इंक्वायरी करके पता कर लिया, उसके जो रिकॉर्ड्स मेंटेन है उससे पता कर लिया, इसको कहते हैं हम लोग इंटरनल एविडेंस। ओरल एविडेंस होता है कि पूछ करके। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि मैनेजमेंट हमें बता रही है कि ये डेटा है। और एक्सटर्नल एविडेंस क्या होता है, जो हम एक्सटर्नल पार्टी से, फॉर एग्जाम्पल कंपनी अगर मान लो अपने इसमें रिकॉर्ड्स में क्रेडिटर दिखा रही है कि 5,000 रुपये का क्रेडिटर है, तो जब आप क्रेडिटर से भी कंफर्म करते हो उसको कहते हैं हम लोग एक्सटर्नल, क्योंकि वो दूसरी पार्टी है ना, वो दूसरी कंपनी है। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं एक्सटर्नल एविडेंस। तो सबसे ज़्यादा रिलाई आप कब करोगे, जब आपको दूसरी पार्टी कंफर्म करेगी, तभी आप सबसे ज़्यादा आपको भरोसा होगा ना। तो एक्सटर्नल एविडेंस सबसे ज़्यादा रिलायबल होता है। ठीक है, ये सब कहाँ कुछ मेंशन है, ये सब जो है ये सब हवा में थोड़ी तय हो रही चीज़ें, ये सब कुछ स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग में मेंशन्ड है। ठीक है, तो वहीं से सारी चीज़ें जैसे जैसे जो स्टैंडर्ड में लिखी होती है, ऑडिटर वही चीज़ें परफॉर्म करता है। समझ में आ गई। अब हमारा देखो थर्ड क्वेश्चन, द क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस डिपेंड ऑन, जो भी ऑडिट एविडेंस ऑडिटर जो है वो कलेक्ट करता है उसकी जो क्वालिटी है वो किस चीज़ों पे डिपेंड करेगी। सबसे पहले सोर्स एंड रिलायबिलिटी, दूसरा है हमारा नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट, थर्ड इज साइज ऑफ द कंपनी एंड फोर्थ इज ऑडिटर्स एक्सपीरियंस ओनली। तो देखो किस पे जो है वो क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस जो है वो डिपेंड करेगा, ये बताओ। आप खुद से सोचो एक बार,
टाइम लो और मुझे पता है आप खुद आंसर बता दोगे। तो आंसर इज़ नंबर ए, दैट इज़ सोर्स एंड रिलायबिलिटी। अगर मान लो कि कोई ऑडिट एविडेंस है तो हम देखेंगे कि इंटरनल सोर्स है इसका, जो हम मान लो कि कुछ बैलेंस कंफर्म कर रहे हैं बैंक से, तो हमारे जो है वो इंटरनल है, यानी कि कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर बताया जा रहा है या फिर बैंक कंफर्म कर रही है कि ये बैलेंस है। ठीक है, तो सोर्स डिपेंड करता है इंटरनल है या एक्सटर्नल है, तो एक्सटर्नल पे ज़्यादा रिलाई किया जा सकता है। एंड रिलायबिलिटी, एक्सटर्नल है तो रिलायबिलिटी विल बी हाई एंड इंटरनल है तो रिलायबिलिटी विल बी लो। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हमारा है द सफिशिएंसी। एक सेकंड में आपको बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि स्पीड इज़ ओके ना। बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि स्पीड परफेक्टली ओके है, इससे स्लो मत करना, तो मैं इसे स्लो बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। ठीक है, आपको अगर लगता है तो आप 0.5 करके सुन सकते हो क्लासेस को। मेरे क्लासेस का हमारा पर्पस ही यही है कि कम से कम क्लासेस में आपको सब कुछ पढ़ाना। ठीक है, मैं यहाँ पे पूरा ऑडिटिंग नहीं पढ़ाने वाली हूँ, आपको 100 क्लासेस दे रही हूँ, 50 क्लासेस दे रही हूँ, क्योंकि वो कोई फ़ायदा नहीं है। 30 मिनट्स में मेरा जो टारगेट है सब कुछ बताना, तो इसीलिए मेरी स्पीड जो है मैं सबको ध्यान में रखते हुए और अपनी बातों को ध्यान में रखते हुए उसी हिसाब से जो है कर रही हूँ। द सफिशियंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस का मतलब क्या होता है? सफिशियंसी का मतलब होता है पर्याप्त। नंबर ए, हाउ मच एविडेंस इज कलेक्टेड। नंबर 2, हाउ रिलायबल इट इज़। नंबर 3, वेदर इट इज़ रिटन और ओरल। एंड नंबर 4, दैट इज़ वेदर इट इज़ इंटरनल और एक्सटर्नल। तो बताओ कि सफिशियंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस किस पे डिपेंड करेगा, यानी कि हम कितना ऑडिट एविडेंस को कलेक्ट करें। मान लो कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का और चीज़ों को वेरीफाई करने का कोई लिमिट तो है नहीं, जितना चाहे उतना किया जा सकता है। तो कभी तो रुकोगे, कब रुकोगे? आपको कब डिसाइड होगी कि ऑडिट एविडेंस जितना हमने कलेक्ट कर लिया है ये सफिशियंट है? कब करोगे बताओ? अगर हमें लगता है, रिलायबिलिटी पे ये डिपेंड करता है, हाउ रिलायबल इट इज़। ठीक है, कि कितना ऑडिट एविडेंस मान लो कि हमने एनफ कर लिया है और लग रहा है मुझे कि रिलायबल है, मुझे लग रहा है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत बढ़िया है, तो यानी इंटरनल एविडेंस अगर ज़्यादा हो गए तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कंट्रोल अच्छी है कंपनी की। ठीक है, और एक्सटर्नली भी हमने जो है वो सब कुछ, मतलब ऑडिटर को क्या लगता है कि उसको लग रहा है कि सफिशिएंट है, यानी कि रिलायबिलिटी पे शक नहीं होगा, हमने इतना कर लिया है एविडेंस कलेक्ट, तो ये होगा आंसर यहाँ पे। अब देखो हमारा वो टॉपिक खत्म हो गया ऑडिट एविडेंस। अब हम लोग आ जाते हैं ऑडिट प्लान। अलग टॉपिक है ये बिल्कुल, क्योंकि देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग जो ऐसे है ये बदल गई। 300 उसका क्या था हमारा, उसका था 500 समथिंग था ना, उसका 500 था हमारा। अब इसको देखो ऑडिट प्लान में क्या है, ऑडिट प्लान में है दैट इज़ 300 जो हमारा ऐसे है स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, ये पूरी तरीके से जो है गवर्न करता है ऑडिट प्लान के टॉपिक को, कि इससे रिलेटेड क्या है ये, कैसे प्लानिंग करेंगे ऑडिटर, क्या सब कुछ जो है पूरी डिटेल स्टैंडर्ड्स में दी गई है। एक ऑडिटर उसी स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें परफॉर्म करता है। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ ऑडिट प्लान हम देखते हैं। सबसे पहले एन ऑडिट प्लान इज अ डिटेल्ड आउटलाइन प्रिपेयर्ड बाय द ऑडिटर दैट डिस्क्राइब्स द नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्लानिंग क्या होती है? देखो आप अपनी जब कोई एग्जाम को टारगेट करते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, एक प्लानिंग बनाते हो कि भाई उस एग्जाम को कैसे जो है वो क्रैक किया जाए। प्लानिंग से याद आया कि मैं आपको बता दूं कि मैं आपको लास्ट 50 डेज़, क्योंकि हमारे एग्जाम में बस 50 डेज़ बच रही है अब, तो लास्ट 50 डेज़ की प्लानिंग क्या होनी चाहिए ईपीएफओ को लेकर के, कैसे आप क्रैक कर पाओगे, डेफिनेटली उसको लेकर के मैं एक स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर के आऊँगी। मोस्ट प्रोबेबली है कि कल ही शायद आ जाए वो वीडियो, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लान जो है लास्ट 50 डेज़ की पूरी प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो देखो ऐसे हम लोग कोई भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो कैसे करते हैं, पहले प्लान बनाते हैं। वैसे ऑडिटर भी जब ऑडिट परफॉर्म करता है तो एक पहले प्लान बनाता है कि वो कैसे कैसे चीज़ों को प्रोसीड करने वाला है। उसी प्लान को हम लोग ऐसे 300 के जरिए, मतलब उसी में सब कुछ दिया हुआ है, उसके रूल्स रेगुलेशन सब कुछ। ठीक है, इट्स लाइक अ ब्लूप्रिंट और रोड मैप। कंटेंट्स क्या होता है, जब वो ऑडिट प्लानिंग कर रहा होता है ऑडिटर, तो उसके कंटेंट्स क्या क्या होते हैं। एन ऑडिट प्लान यूजुअली इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइंट्स बिजनेस, कि मान लो कि क्लाइंट का बिजनेस कैसा है, क्या ये टेक्सटाइल का बिजनेस है, क्या ये मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, क्या ये ट्रेडिंग की है, क्या या फिर बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, किस टाइप का क्लाइंट का बिजनेस है, उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो प्लान होगा। अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट्स बिजनेस हो गया हमारा। असेसमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, यानी कि कंपनी, मैंने आपको बताया कि कंपनी के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो फॉलो हो रही है, जो इंटरनल कंट्रोल है वो कैसा है, अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो फिर उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाएंगे हम। मान लो कि अगर मुझे लग रहा है कि इंटरनल कंट्रोल बहुत वीक है तो मुझे बहुत डिटेल्ड सारे सब कुछ वहाँ पे चेकिंग करनी पड़ेगी, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा प्लान जो है वो बनेगा। थर्ड क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑडिट रिस्क एंड मर्टिलिटी, कितना रिस्की बिजनेस है, कितना रिस्की जो है वो कितने करोड़ का बिजनेस है, कितना सब कुछ करोड़ का बिजनेस है प्लस कितना रिस्की है सब कुछ।
फोर्थ, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर की अगर मुझे लग रहा है कि नेचर क्या है उसके बेसिस पे मुझे कितना प्रोसीजर लगाना है, यानी कि कितना डिटेल में चेकिंग करना है, उसको कहते हैं हम लोग ऑडिट प्रोसीजर कितना लगाना है। स्टाफ असाइनमेंट एंड सुपरविजन प्लान, कौन सा स्टाफ, जो हमारा एक ऑडिट की पूरी एक टीम होती है उसमें बहुत सारे स्टाफ होते हैं, कौन कौन सा स्टाफ क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करेगा। यूज ऑफ एक्सपर्ट्स, मुझे कोई एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, फॉर एग्जांपल लॉयर हो गए, एक्सपर्ट हो गए, कि मुझे लॉयर की ओपिनियन लगेगी कि भाई इसका प्रोविज़न बताओ कि इसमें कैसे कैसे कंपनी ये कर रहा है, क्या ये चीज़ें ठीक है कि नहीं है, तो एक्सपर्ट्स की नीड होगी क्या मुझे। कोऑर्डिनेशन एंड टाइमिंग विद द क्लाइंट मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन एंड द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, ठीक है, सब कुछ को लेकर ये सब प्लानिंग की पार्ट होती है, प्लानिंग के कंटेंट होते हैं। अब देखो यहाँ पे अगेन एक चार्ट है हमारा कि ऑडिट प्लान और ऑडिट प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है, क्योंकि इससे 2023 में जो क्वेश्चन है वो इसी से है, ऑडिट प्रोग्राम को लेकर के है, ठीक है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है कि मतलब देखो यहाँ पे ऑडिट प्लान का मतलब होता है कि एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी बनाना ऑडिट के लिए, और ऑडिट प्रोग्राम का मतलब होता है कि डिटेल्ड लिस्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिटर क्या क्या प्रोसीजर लगाने वाला है, क्या क्या मेथड्स लगाने वाला है, क्या जो है वो ज़्यादा एक्सटर्नल एविडेंस पे रिलाई करने वाला है, तो जितना प्रोसीजर लगा रहा है उसको कहते हैं हमारा ऑडिट प्रोग्राम। नेचर की बात करें तो ये काफ़ी ब्रॉड होता है ऑडिट प्लानिंग, और ऑडिट प्रोग्राम बहुत ही स्पेसिफिक होता है। पर्पस की बात करें तो ऑडिट प्लानिंग का जो है वो पर्पस ही होता है कि डायरेक्शन देना बाकी टीम मेंबर्स को कि भाई हम लोग का कैसे जो है वो एग्जीक्यूट होने वाला है ऑडिट, और ऑडिट प्रोग्राम का मतलब होता है कि इंस्ट्रक्ट करना स्टाफ को ऑन एक्चुअल वर्क, कि भाई क्या काम क्या है एक्चुअल, बस उस पर बात हो रही है। प्रिपेयर्ड बाय द ऑडिटर, ऑडिट प्लान कौन बनाता है, तो ऑडिटर बनाता है, पार्टनर बनाता है, यानी कि फर्म का पार्टनर बनाता है, ये कोई नॉर्मल आप स्टाफ को असाइन नहीं किया जा सकता ऑडिट प्लान बनाने के लिए। और ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, वो ऑडिट का मैनेजर भी बना सकता है, सीनियर भी बना सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो ऑडिट प्लानिंग जो है वो रिलेटिवली फ्लेक्सिबल होती है, एंड ऑडिट प्रोग्राम जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होता है। अब हम देखो एग्जाम्पल अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल इन ऑडिटिंग अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मान लो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी किसको कहते हैं, मान लो कि कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाता है, तो ऑडिटर जो है वो मे प्लान कर सकता है कि वेरीफाई इन्वेंट्री थ्रू द फिजिकल काउंट, कि हम जो इन्वेंट्री जो स्टॉक है हमारा जो कंपनी बता रहा है उसको हम जाके फिजिकली वेरीफाई करने वाले हैं, ठीक है। कंफर्म करना रिसीवेबल डायरेक्टली फ्रॉम द डेटर, यानी कि कंपनी जो डेटर दिखा रहा है कि भाई हमें जो है हमारे बुक्स में डेटर दिख रहा है 10,000 का, यानी कि कंपनी को 10,000 रुपये मिलने वाले हैं, कोई रिसीवेबल बोलते हैं, तो उसको हम लोग डायरेक्ट डेटर से कंफर्म करने वाले हैं। ये सब समझ रहे हो कि ऑडिटर तय करता है कि उसको कहाँ से कंफर्म करना है चीज़ें, सब कुछ प्लानिंग में होती है पार्ट। रिव्यू करना कॉस्ट रिकॉर्ड एंड द प्रोडक्शन रिपोर्ट भी हम लोग चेक करेंगे, एंड इंटरनल कंट्रोल चेक करेंगे। ऑब्वियसली ऑडिट प्लान का मतलब होता है कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, इसी को कहते हैं हम लोग ऑडिट प्लानिंग। अब इस पर हम लोग बेस्ड कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं, हमने टॉपिक पढ़ा, अब उस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे। ऑडिट प्लान इज यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय, नंबर ए, आर्टिकलशिप ट्रेनी। आर्टिकलशिप ट्रेनिंग किसको कहते हैं कि जब आप सीए कर रहे होते हो तो जब आप एक 2 स्टेज होती है हमारे एग्जाम की, पहला होता है एंट्रेंस होता है, दूसरा हमारा एक आईपीसीसी बोल के इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन है। जब आप उसको भी पास कर जाते हो तो उसके बाद हमारी 3 साल की जो है प्रॉपर एक ट्रेनिंग होती है एक सीए के पास रह करके, जहाँ पे वो हमें काम सिखाते हैं कि कैसे काम करना है। जब आप सीए बन जाओगे तो उसी को कहते हैं आर्टिकलशिप ट्रेनिंग, उसको जो काम सीख रहे होते हैं उसको ट्रेनिंग क्या कहा जाता है। ऑडिट क्लर्क यानी कि ऑडिटिंग के जो हमारे स्टाफ हैं, जो मतलब ट्रेनी नहीं है बट ऐसे रखे हुए हमने काम करने के लिए। ऑडिट पार्टनर हो गए जो हमारे सीए लोग होते हैं ना एक फर्म में, उसको पार्टनर कहते हैं। एंड क्लाइंट्स अकाउंटेंट जो है। तो बताओ कि ऑडिट का प्लान कौन बनाता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑडिट प्लान इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई ऑडिट प्लान इज़ मेड बाय ऑडिट पार्टनर और मैनेजर। द ऑडिट प्लान क्या डिस्क्राइब करता है, सबसे पहले नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ द प्रोसीजर। नंबर 2 फॉर्मेट क्या होगा ऑडिट रिपोर्ट का। नंबर 3 क्लाइंट का अकाउंटिंग सिस्टम बताता है। एंड ओनली रिस्क एरिया क्या बताता है, ये आप खुद ही बता सकते हो, मुझे बताओ आंसर क्या है। ऑडिट प्लान जो है वो दिखाता है हमारा नेचर, क्या नेचर है, कैसा टाइमिंग रहेगा एंड कितना ऑडिट प्रोसीजर हम लगाने वाले हैं, तो नंबर ए, ठीक है। नंबर 3 हमारा क्वेश्चन देखो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इनकॉर्पोरेट करूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि ऑडिट क्योंकि आपके लिए कंप्लीटली डिफरेंट सब्जेक्ट है, न्यू, तो क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होंगे ऐसे मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं, इसलिए ताकि आप उसी ढंग से पढ़ाई करोगे, उसी ढंग से अपने प्रोसीजर लगाओगे। जैसे ऑडिट प्रोसीजर ऑडिटर लगाता है ना, वैसे आप अपने प्रोसीजर इसके अकॉर्डिंगली लगाओगे आफ्टर असेसिंग द MCQ, ठीक है, कि पढ़ना कैसे है। नंबर 3 इज डिटेल्ड प्रोसीजर फॉर ईच एरिया आर गिवन इन ऑडिट प्लान, ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट नोटबुक, ठीक है। ये एकदम बिल्कुल एग्जाम लाइक क्वेश्चन से सिमिलरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ कि कौन से किस में डिटेल प्रोसीजर होंगे, अभी मैंने तुरंत बताया, चलो मुझे आंसर करो ये। तो ऑडिट प्रोग्राम इज़ द आंसर, नंबर बी। ऑडिट प्रोग्राम में चीज़ें डिटेल्ड वे में लिखी होती है। द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड रिलेटिंग टू ऑडिट प्लानिंग क्या है, ये तो आप मुझे खुद ही बता सकते हो, दैट इज़ 300 ऐसे, ठीक है।
अब आ जाते हैं हम लोग ऑडिट रिस्क पे। हमारा अगला टॉपिक है, थर्ड टॉपिक। ऑडिट रिस्क क्या होता है? ऑडिट रिस्क इज द रिस्क दैट द ऑडिटर मे एक्सप्रेस एन इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट आर मटेरियली मिसस्टेटेड। देखो, ऑडिट रिस्क का मतलब होता है इज द रिस्क दैट ऑडिटर एक्सप्रेस इन इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। मान लो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा गड़बड़ दिख रही है उसमें मुझे चीज़ें, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जो है इधर उधर सब कुछ जो मुझे समझ में, एक ऑडिटर समझ जाते हैं कि जो चीज़ें हैं मटेरियली मिसस्टेटेड का मतलब रहता है कि सिग्निफिकेंटली गलत तरीके से सब कुछ रिपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। उस वक्त जो है ऑडिट रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है। उस वक्त जो ऑडिटर है वो जो अपना ऑडिट ओपिनियन है, ऑडिट ओपिनियन भी अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से देता है, क्योंकि चीज़ें जो है वो काफ़ी गलत वहाँ पे दिख रही है। तो ऑडिट रिस्क इसको कहते हैं। सिंपल मीनिंग अगर हम बात करें तो द चांस दैट एन ऑडिटर फेल्स टू डिटेक्ट एन एरर और फ्रॉड एंड गिव्स अ रॉन्ग ओपिनियन। अच्छा देखो, यहाँ पे ऑडिट रिस्क का मतलब यहाँ पे ये है कि उल्टा मान लो कि वहाँ पे क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है सब कुछ बढ़िया दिख रहा है, लेकिन वो चीज़ें वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट की हुई है सब कुछ, जिसके कारण ऑडिटर उस चीज़ को ना पकड़ करके नहीं समझ में आया उसको कितनी गलती है, और सब कुछ चीज़ें ऊपर से काफ़ी स्मूथ दिख रही है और उसने जो है सही रिपोर्ट दे दिया तो गलत हो गया ना। गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और आपने सही रिपोर्ट दे दिया तो रॉन्ग दे दिया ओपिनियन। उसे वो कह रहा है यहाँ पे कि ऑडिट रिस्क जो है वो रिस्क होता है कि ऑडिटर जो है इनअप्रोप्रिएट यानी कि गलत ओपिनियन दे दिया उसने, उसको चीज़ें जो है वहाँ पे समझ में नहीं आया, उसको नहीं लगा कि इतना बड़ा घोटाला होगा, इतना बड़ा फ्रॉड होगा, इसके कारण उसने अपना ओपिनियन इनअप्रोप्रिएट दे दिया, वो है ऑडिट रिस्क, ठीक है। ऑडिट रिस्क का क्या क्या कंपोनेंट होता है? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट। ऑडिट रिस्क 3 टाइप के होते हैं, दैट इज इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क। इनहेरेंट रिस्क क्या होता है? इनहेरेंट रिस्क का मतलब होता है कि जो कि मतलब उसी में होती है, वो इनहेरेंट होती है कि इसको आप इग्नोर नहीं किया जा सकता, वो रिस्क तो उसमें रहेगी ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल द रिस्क ऑफ ए मटेरियल मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर कंसिडरिंग एनी इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। यानी कि मान लो कि ट्रांजेक्शन्स बहुत कॉम्प्लेक्स है और फिर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ है एंड इंटरनल कंट्रोल सही ढंग से ऑडिटर ने जो है वो मतलब देख के तो लग रहा है काफ़ी चीज़ें स्मूथ है यहाँ पे, लेकिन सही ढंग से उसने असेस नहीं कर पाया वो, तो जो वहाँ पे उसके कारण जो रिस्क पैदा हो रहा है इंटरनल कंट्रोल की वजह से, उसको कहते हैं हम लोग इनहेरेंट रिस्क। दूसरा हमारा होता है कंट्रोल रिस्क। इसका मतलब होता है कि द रिस्क दैट द क्लाइंट्स का जो इंटरनल कंट्रोल है उसके कारण, वो इतना घटिया इंटरनल कंट्रोल वहाँ पर लगा के रखा है कंपनी ने, उसके कारण जो है ये मटेरियल मिस स्टेटमेंट जो घोटाला हुआ है अकाउंट्स में वो डिटेक्ट नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ का सिस्टम इतना ख़राब है कि वो डिटेक्ट नहीं किया जा सका, उसको कहते हैं हम लोग कंट्रोल रिस्क। थर्ड हमारा होता है डिटेक्शन रिस्क, यानी कि ऑडिट प्रोसीजर हमने सही ढंग से नहीं लगाया, ये ऑडिटर की गलती है, उसको समझ में नहीं आया कि ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट थी कि वहाँ पे आपको डिटेल्ड चेकिंग करनी थी, आप ऊपर से चेक करके नहीं निकल सकते थे, यानी कि आपके कारण ये हुआ, ऑडिट प्रोसीजर की कमी की वजह से ये हुआ है, इसको कहते हैं हम लोग डिटेक्शन रिस्क। तो ऑडिट रिस्क जो अगर हम कंबाइंडली देखें तो इन तीनों का प्रोडक्ट है मिला करके, इनहेरेंट, कंट्रोल और डिटेक्शन, तीनों का प्रोडक्ट मिला करके कंप्लीट उसको बोलेंगे हम लोग ऑडिट रिस्क। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कोई एंटिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, कुछ भी बोल लो, अगर वो डील करता है मान लो कैश ट्रांजैक्शन से, ठीक है, यानी कि उसका इनहेरेंट रिस्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा नेचुरली हाई है, क्योंकि वो कैश ट्रांजैक्शन से डील करता है, एंड उसका मान लो कि इंटरनल कंट्रोल यानी कि इंटरनली जो सिस्टम वो काफ़ी वीक है, तो यानी कि कंट्रोल रिस्क बढ़ गया, कंट्रोल रिस्क बहुत ज़्यादा हाई है क्योंकि इंटरनल कंट्रोल वीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना, अगर किसी कंपनी का अगर इंटरनल कंट्रोल वीक है तो उसका इनहेरेंट जो उसका कंट्रोल रिस्क है वो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो द ऑडिटर मस्ट परफॉर्म मोर एक्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर, यानी कि उसको और ज़्यादा अच्छे से चेकिंग करनी है होगी, ठीक है, यानी ऑडिट प्रोसीजर ज़्यादा लगाने हैं। फॉर एग्जांपल ऑडिट रिस्क का मतलब होता है रिस्क ऑफ अ बिजनेस लॉस, रिस्क दैट financial statements are materially misstated and auditor fails to detect it. नंबर थर्ड रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड रिस्क ऑफ डिटेक्शन बाय एनी ये टैक्स अथॉरिटी। तो क्या होगा आंसर? मैंने अभी तुरंत बताया आपको, ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर। अब देखो डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर की बात करते हैं हम लोग। ये तो क्लास मुझे लगता है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास अमंग ऑल 5, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, इतना बढ़िया, इसको बिल्कुल मत करना और एंड तक देखना। डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर क्या होता है? देखो ये डिसक्वालिफिकेशन जो ऑडिटर टॉपिक है ये किस सेक्शन के जरिए जो है वो कंपनीज एक्ट, हर कुछ कंपनीज एक्ट के जरिए ही डायरेक्ट हो रही है चीज़ें। कंपनी में जो भी कुछ होती है उसके लिए कंपनीज एक्ट बनाई गई है, कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। उसमें जो सेक्शन है हमारा 141 सब सेक्शन 3 ये डील करता है इस टॉपिक को, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। इसका मतलब क्या होता है कि डिसक्वालिफिकेशन ऑडिटर का मतलब होता है द कंडीशन अंडर विच अ पर्सन और फर्म इज नॉट एलिजिबल टू अपॉइंट एज एन ऑडिटर। क्या ऐसा कंडीशन होगा कि एक पर्टिकुलर जो सीए है, जो ऑडिटर है, वो उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता, उसके लिए वो डिसक्वालिफाइड है, ऐसा क्या कंडीशन है? तो ये हम लोग आगे
देखने वाले हैं। अ पर्सन डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, कौन कौन सा जो है वो डिस्क्वालीफाइड है? नंबर ए, अ बॉडी कॉर्पोरेट, ओनली इंडिविजुअल और फर्म कैन बी अपॉइंटेड। ठीक है, यानी कि किसी बॉडी कॉर्पोरेट को जो है वो ऑडिटर के रूप में अपॉइंट नहीं किया जा सकता है, सिर्फ इंडिविजुअल नहीं तो सीए फर्म जो होते हैं उसमें एलएलपी भी इंक्लूड है, उसको ही सिर्फ जो है वो ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है, किसी कंपनी को नहीं किया जा सकता। ठीक है। नंबर 2, एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। फॉर एग्जांपल, कंपनी के अकाउंटेंट और मैनेजर जो है वो ऑडिटर नहीं बन सकते हैं। कंपनी के जो खुद अंदर के जो हैं, अंदर के जो इनसाइडर हैं, जो वहाँ एम्प्लॉई हैं, वो थोड़ी ना ऑडिटर बन सकते हैं। ऑडिटर कौन बनेगा? वो इंडिपेंडेंट पार्टी बनेगा, वो थर्ड पार्टी बनेगा, तभी तो चीज़ें जो चेक करके वो रिपोर्ट देगा, उस पर स्टेक होल्डर जो शेयर होल्डर है वो भरोसा कर पाएगा, क्योंकि वो कंपनी से किसी भी वे में रिलेटेड नहीं है। थर्ड हमारा क्या है कि अ पर्सन हु इज़ अ पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। फॉर एग्जांपल, पार्टनर ऑफ द कंपनी का फिनेंस मैनेजर कांट बी अपॉइंटेड। ठीक है। अ पर्सन हु इज़ अ पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ एन ऑफिसर ऑफ द, मान लो कि किसी जिस कंपनी की ऑडिट होनी है उसके जो एम्प्लॉय है, जो वहाँ लोग काम कर रहे हैं, उसके अगर कोई पार्टनर है या उसका कोई एम्प्लॉय है तो उसको भी ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता है, नहीं तो उससे फिर ओपिनियन जो है वो इफेक्ट होगी। अ पर्सन हु और हिज रिलेटिव और पार्टनर, अगर मान लो कोई भी एक ऐसा पर्सन, या तो वो खुद या नहीं तो उसके कोई रिलेटिव या नहीं तो उसका पार्टनर, यानी कि एक साथ सीए फर्म में काम कर रहे हैं बहुत लोग, तो उसका जो पार्टनर होगा, मान लो ये सारी कंडीशन है। देखो, अगर वो कोई सिक्योरिटी या फिर उसका कोई इंटरेस्ट है जिस कंपनी में ऑडिट होनी है, अगर उस कंपनी में भी नहीं है जिसमें ऑडिट होनी है, उसका कोई सब्सिडियरी कंपनी है, उसका कोई एसोसिएट कंपनी, ये सब कंपनी किस टाइप की कंपनी होती है इसके लिए मैं अलग से लेके आ जाऊँगी, इतना डिटेल में क्लास नहीं हो सकती अभी, ये पूरी तरीके से एकदम डिफरेंट ये है कि सब्सिडियरी कंपनी मतलब उसी का पार्ट है, बस इतना समझ लो आप। सब्सिडियरी, होल्डिंग, एसोसिएट, किसी भी तरीके से अगर उसका उस ऑडिटर का जो है या उसके किसी रिलेटिव का या उसके किसी पार्टनर का अगर उसमें इंटरेस्ट है तो वो ऑडिटर उस कंपनी का नहीं बन सकता है। ठीक है। एंड सिक्योरिटी है, यानी कि 1000 रुपये से मान लो कि ज़्यादा का अगर उसने इन्वेस्ट किया, अगर आपने उस कंपनी के शेयर भी ले रखे हैं ना 1000 रुपये से ज़्यादा फेस वैल्यू के, तो आप उस कंपनी में ऑडिटर नहीं बन सकते हो। दूसरा क्या है, इज़ इंडेटेड टू द कंपनी, मान लो उस कंपनी में आपके ऑलरेडी उधार है, आपका ऑलरेडी उधार है वहाँ पे, तो आप वहाँ के ऑडिटर कैसे बनोगे? फिर आपका तो डिसीजन जो है वो हैम्पर होगा ना। थर्ड हमारा हैज़ गिवन अ गारंटी और सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद द इंडेटनेस ऑफ एनी थर्ड पार्टी, अगर मान लो कि ऑडिटर ने उस कंपनी से में अगर अपनी गारंटी दी है, गारंटर है उसका, तो भी नहीं कर सकता है। अ पर्सन और फर्म हैविंग बिजनेस रिलेशन विद द कंपनी, अगर मान लो कि उसका या फिर उसके किसी फर्म का या फिर उसके पार्टनर का अगर उस कंपनी से यानी तो उसकी सब्सिडियरी होल्डिंग किसी भी से भी अगर बिजनेस रिलेशन है तो भी वो ऑडिटर नहीं बन सकता। सोचो कितना ध्यान रखा जाता है एक ऑडिटर अपॉइंट करने में। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी राज्य के लिए जब गवर्नर अपॉइंट किया जाता है तो बिल्कुल एक थर्ड पार्टी को अपॉइंट किया जाता है, जितना चेक्स किया जाता है उससे भी ज़्यादा चेकिंग यहाँ पे ऑडिटर में लगाया जाता है। ठीक है, क्योंकि ऑडिटर का रिपोर्ट इतना इंपॉर्टेंट होता है यार। ऑडिट का रिपोर्ट अगर सब कुछ सही है तो शेयर जंप कर जाते हैं, शेयर प्राइसेस बढ़ जाते हैं। ऑडिट रिपोर्ट अगर मान लो घटिया आ गया तो शेयर प्राइसेस रातों रात गिर जाते हैं, इतना इंपॉर्टेंट होता है ऑडिटिंग रिपोर्ट। ठीक है। तो अ पर्सन हुज रिलेटिव इज़ अ डायरेक्टर, मान लो कि अगर किसी पर्सन का अगर उसके रिलेटिव उस कंपनी के अगर डायरेक्टर हैं या नहीं तो उसके बोर्ड ऑफ मेंबर्स की, मैनेजरियल पर्सन का मतलब होता है बोर्ड मेंबर से कोई एक है, तो भी वो आदमी जो है ऑडिटर नहीं बन सकता है। या नहीं तो कोई एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी फ्रॉड के केस में पकड़ा गया था और 10 साल नहीं हुआ है अब तक जब वो पकड़ा गया था, तब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। 10 साल नहीं इलैप्स हुए हैं, 10 साल नहीं गुजरा है अब तक जब वो लास्ट पकड़ा गया था, तो वो नहीं बन सकता है। अ पर्सन हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेंडर सर्विसेज टू द कंपनी, अगर कंपनी में आप किसी भी तरह की सर्विस अगर देते हो, कोई भी तरह की सर्विस हो सकती हो, या तो इंटरनल ऑडिट, बुक कीपिंग वगैरह कुछ भी, तब भी वो नहीं कर सकता है। ठीक है। इफेक्ट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब ये होता है कि अगर मान लो ऑडिटर डिस्क्वालीफाई हो गया तो उसको तुरंत के तुरंत कंपनी जो है वो खाली करनी है, आप अभी तुरंत ऑफिस से निकलो। ठीक है। अब इस पे बेस्ड हम लोग एमसीक्यू देख लेते हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, किसको किया जा सकता है अपॉइंट यहाँ पे, ऑडिटर को बताओ। फाइनेंस मैनेजर, पार्टनर, एम्प्लॉय और प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट नॉट कनेक्टेड विद द कंपनी, तो नाम से ही देख के लग रहा है आपको ऑप्शन सी इज द आंसर। नंबर 2, एन ऑडिटर इज डिस्क्वालीफाइड, अगर वो मान लो कंपनी से अगर उसका उधार है तो फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग कितना, 1000, 5000, 50,000 और 5 लाख, अगर 5 लाख से ज़्यादा आपके उधार है तो आंसर डी है इसका। 1000 उसका जो था वो शेयर होल्डिंग के लिए था कि अगर आपका शेयर जो आपने इन्वेस्ट किया है, शेयर खरीदा है, वो आपके 1000 रुपये फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू नहीं, फेस वैल्यू से अगर ज़्यादा है तो आप नहीं कर सकते हो। और यहाँ पे डेट मतलब उधार के केस में 5 लाख रुपये।
अब हम लोग देखो रिमूवल ऑफ ऑडिटर देखेंगे अपना कि ऑडिटर को कैसे निकाला जा सकता है। एज पर सेक्शन 140 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ये डील होता है। रिमूवल ऑफ ऑडिटर का मतलब होता है कि उसका टर्म खत्म होने से पहले, मान लो कि उसको अगर 5 साल के लिए अपॉइंट किया गया, उसका टर्म खत्म होने से पहले उसको ऑफिस से निकाल दिया गया, इसका मतलब रिमूवल है। रिमूवल अगर मान लो कि टर्म के पहले होता है, बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म पूरा नहीं हुआ उसके पहले निकाला गया उसको, तो बोर्ड रेजोल्यूशन जो है उसके लिए क्या होगा, उसके लिए क्या प्रोसेस, क्या नियम है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है उसको रेजोल्यूशन पास करना है, मस्ट पास रेजोल्यूशन फॉर प्रपोजिंग द रिमूवल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सबसे पहले उसको प्रपोज करेगी कि भाई ऑडिटर को हटाना है। दूसरा, अप्रूवल उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा। द कंपनी मस्ट ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि MCA के जरिए, इन द फॉर्म ADT2, फॉर्म का नाम भी हो सके तो आप याद कर लो, ADT2 में वो अप्रूवल मांगेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन आफ्टर रिसीविंग, जब सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव कर देगी उसके बाद कंपनी जो है वो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी अपने जनरल मीटिंग में, और उसके बाद ऑडिटर को एक प्रॉपर मौका दिया जाएगा उसकी जो भी उसकी गलती है उसको उसके अगेंस्ट बोलने के लिए, एंड फिर वो निकाला जाएगा। रिमूवल आफ्टर एक्सपायरी, अगर मान लो कि एक्सपायर हो चुका है, टर्म उसका पूरा हो चुका है, तब कैसे निकाला जा सकता है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द टर्म द कंपनी जो है मे चूज नॉट टू रीअपॉइंट द सेम ऑडिटर, कि मान लो कि अगर टर्म पूरा हो ही गया है तो आपको जो है दोबारा ऑडिटर के तौर पे अपॉइंट नहीं करेंगे, रीअपॉइंट नहीं करेंगे, ठीक है। इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। रेजिग्नेशन बाय ऑडिटर, मान लो कि ऑडिटर ने खुद रिजाइन कर दिया तो वो 140 सबसेक्शन 2 के जरिए डील होती है। इफ एन ऑडिटर हिमसेल्फ वांट्स टू रिजाइन, तो फिर वो क्या करेगा, ADT3 में, ADT3 फॉर्म में जो है कंपनी को बताएगा, एंड ROC रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को बताएगा 30 दिन के अंदर। एंड इफ द ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी अगर रिजाइन करता है तो वो सेम जो है वो CAG को भी बताएगा। द स्टेटमेंट इंक्लूड करता है कि रीज़न फॉर द रेजिग्नेशन, वो क्यों रिजाइन कर रहा है। अगर मान लो कि ट्राइब्यूनल के जरिए अगर मान लो कि ऑडिटर अगर रिमूव होता है तो उस केस में कौन कर सकता है, तो NCLT में रिमूव एन ऑडिटर, अगर मान लो उसने कोई फ्रॉड किया है तो। और अगर रिमूव हो जाता है तो क्या होती है वहाँ पे, ऑडिटर के ऑफिस में कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो गई, वैकेंसी हो गई ना, कैजुअल वैकेंसी मतलब सडनली हो गया कैजुअल वैकेंसी। उस केस में क्या होता है कि मान लो अगर ऑडिटर को हटा दिया जाता है एक्सपायर होने के पहले, उसका टर्म खत्म नहीं हो गया तो उसको कैजुअल वैकेंसी खड़ी हो गई, तो उस कंपनी को जो है वो 30 दिन के अंदर उस वैकेंसी को फिल करना पड़ेगा। इफ़ मान लो कि वो गवर्नमेंट कंपनी है तो CAG करेगा उसको, CAG विल फिल द वैकेंसी विद इन 30 डेज, एंड फिलिंग विच द कंपनी विल फिल इट विद इन द नेक्स्ट 30 डेज। मान लो अगर किसी कारण से 30 दिन के अंदर नहीं हो पाए तो आपको अगला 30 डेज मिलेगा, उसके लिए कुछ कंडीशन है। अगर हम उस पर हम देखें क्वेश्चन, तो MCQ ऑन द रिमूवल ऑफ ऑडिटर, रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ किसके, अगर टर्म खत्म नहीं हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा। एंड ऑडिटर हु रिजाइन मस्ट फाइल द फॉर्म ADT3 कितने दिन के अंदर, तो 30 दिनों के अंदर। अब देखो हमारा जो कारो रिपोर्ट है ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई, ठीक है। मैंने बहुत जल्दी कोशिश करी कि जल्दी पढ़ाओ ताकि क्लासेज जो है नेसेसरली ज़्यादा लेंदी ना हो जाए। व्हाट इज़ कारो रिपोर्ट 2020? कारो रिपोर्ट क्या होता है? कारो रिपोर्ट होता है मतलब मेनली कि ऑडिटर को जो है कंपनी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा रिपोर्टिंग भी करनी होती है, उसको कहते हैं हम लोग कारो रिपोर्ट। कारो रिपोर्ट क्यों रिपोर्टिंग करनी होती है उस क्लॉज, मतलब इसके बहुत सारे क्लॉजेज है, बहुत सारे पॉइंट्स है जिसका रिप्लाई देना होता है ऑडिटर को। इसलिए देना होता है क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ठीक है। ये इसको किसने निकाला है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने निकाला है। ये 21 क्लॉज है, आई थिंक 21 पॉइंट के अगेंस्ट में ऑडिटर को रिप्लाई देना होता है, ठीक है। ये रिप्लेस करता है अर्लियर, पहले कारो रिपोर्ट जो है वो 2016 हुआ करता था, अब नया आ गया 2020, ठीक है। एंड एप्लीकेबिलिटी, कारो रिपोर्ट किस पे एप्लीकेबल होता है, कारो अप्लाई टू ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑफ कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। इसके कुछ कंडीशन है कि आपकी क्या कंडीशन है कि आप पे कारो रिपोर्टिंग अप्लाई होगी, ठीक है। टर्नओवर की लिमिट होती है, नेटवर्थ की लिमिट होती है, एंड ये अप्लाई करता है कारो रिपोर्ट टू ऑल कंपनी, यानी कि फॉरेन कंपनी पे भी ये एप्लीकेबल है, ठीक है। ऑडिटर का रिपोर्ट फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयर इतना हो गया। ऑडिटर मस्ट कमेंट ऑन ईच क्लॉज सेपरेटली, सारे क्लॉज में उसको कमेंट करना पड़ेगा ऑडिटर को। एंड कारो रिपोर्ट को जो है जो मेन ऑडिटर रिपोर्ट होता है उसी में लग के कारो रिपोर्ट भी उसको एनेक्स कर दिया जाता है, ठीक है। एंड कारो रिपोर्ट किसको किसको अप्लाई नहीं है ये याद रखने आपको, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। बैंकिंग पे अप्लाई नहीं होता है कारो, इंश्योरेंस पे नहीं होता, 1% कंपनी पे नहीं होता है, पर्सन जो कि चैरिटेबल पर्पस कर रहे हैं यानी NGO वगैरह जो हो गए, स्मॉल कंपनी जो हो गई, प्राइवेट कंपनी हो गई। प्राइवेट कंपनी के कुछ कंडीशन है यहाँ पे आप देख लेना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि उसका ग्रॉस रेवेन्यू 10 करोड़ से कम होना चाहिए, पेड अप शेयर कैपिटल 1 करोड़ से कम होना चाहिए, बोरोइंग फ्रॉम द बैंक वगैरह कहीं से भी उसने लिया है तो वो 1 करोड़ से कम होना चाहिए, ठीक है। एंड वो किसी बड़ी कंपनी का होल्डिंग और सब्सिडियरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन सब होगा तो प्राइवेट कंपनी कहलाएगा जिसको कारो नहीं करना है, ठीक है। इफेक्टिव फ्रॉम द 21/22 टुवर्ड्स इतना
बस हो गई हमारी, यही थी आज की क्लास। तो आप मुझे प्लीज़ बताना कि आपको हमारी आज की क्लास कैसे लगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था ये। एंड जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब करो। और आपकी जो इसकी PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारे इंस्टाग्राम का भी लिंक वहाँ दिया है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन। एंड आपकी ऑडिट की क्लास हुई समाप्त, ठीक है।